Subscribe now and press the bell icon. सो गाइज हम लोग जो है आज इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में चलिए कुछ नहीं किया उनके लिए भी हम लोग बिल्कुल बेसिक रखेंगे, और जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर चुके हैं और लॉसेस हुए हैं तो उसके पीछे सबसे पहली चीज तो मेन रीजन क्या होता है लॉसेस का, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो चार्ट ओपन है, ये टेक्निकल एनालिसिस को हम समझेंगे थोड़ा बहुत कि करा कैसे जाता है और ये होता क्या है, हम इसको देखेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में जनरल बात करें लॉसेस की, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी बेसिकली आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना इजी नहीं है, या प्रॉफिट कुछ लोग बोलते हैं कि बनाया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको 95% ट्रेडर्स मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस में है, नुकसान में है, और 5% ऐसे हैं जो प्रॉफिट में है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट में होने के साथ साथ भी कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत बेसिकली अब तो आफ्टर कोविड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बहुत हाइप बन चुका है, तो हर किसी को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए। हेलो सर। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब ट्रेडिंग का मीनिंग और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो एक चीज ही हो गई कि आपने एक पैसा जो है स्टॉक मार्केट में डाल दिया, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने वो इन्वेस्ट कर दिया। आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खरीद लिया थोड़ा बहुत शेयर्स, और कुछ कुछ इंटरवल्स में आप उसको ले रहे हैं, तो वो तो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप बेसिकली उसको, आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब सिंपल तरीके से अगर हम बात करें। ठीक है। इसमें बेसिकली आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आपको हर महीने ये रिटर्न निकालना है या हर 6 महीने में रिटर्न निकालना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 साल तक कुछ रिटर्न नहीं आता और चौथे साल एक साथ आपको एक हैवी रिटर्न मिल जाता है। तो उसके अंदर क्या है, एक लॉन्ग टर्म होराइजन है हमारा, लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन वही हम अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग जो है ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, जैसे एक तो आपकी है इंट्राडे ट्रेडिंग। हाँ, इंट्राडे, हाँ ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि ट्रेडर एक ही दिन में प्रॉफिट या लॉस बनाता है, मतलब उसका व्यू क्या होता है, वो उसी दिन प्रॉफिट बनाना चाहता है। जैसे आज अगर कोई इंट्राडे ट्रेड आपने लिया तो आपका व्यू था कि आज ही प्रॉफिट हो जाना चाहिए, आज ही प्रॉफिट हो जाए, ठीक है सर। दूसरा हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड का मतलब है कि आपने बेसिकली ट्रेड को 2-3 दिन या 4-5 दिन या हफ्ते भर के व्यू से लिया है। आपको ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है एक हफ्ते बाद 5% 6% तक जो है रैली कर सकता है, तो आपने वो ले लिया। मतलब इसमें आपने क्या किया, इंट्राडे ना रखकर उसको 2-4 दिन होल्ड कर लिया, ठीक है सर। वो स्विंग हो गया। तीसरी हो जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में हमारा व्यू होता है कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का, जैसे 15-20 दिन, महीना, विच इज लेस देन 1 मंथ, जो 1 महीने से कम है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं मार्केट को खरीदूंगा और मार्केट फरवरी एंड तक मुझे ये शेयर 5-6%, 10% का रिटर्न दे देगा, तो वो एक पोजिशनल ट्रेड हो गया। तो ये तीनों ही कैटेगरी ट्रेडिंग के अंदर आ गई। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रेडिंग में अगर बेसिकली कोई ट्रेडर है या स्पेशली फुल टाइम ट्रेडर है तो उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट? ही नीड्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर सपोज कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है, हर महीना 50,000 40,000 जो भी अमाउंट आप सोच के चल रहे हो वो हर महीना हो। अब ये कंसिस्टेंसी जो है ये नहीं आ पाती ट्रेडिंग में ट्रेडर्स से।
95% ट्रेडर जो लॉस करते हैं उसमें से बेसिकली आपके 98% हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी नहीं बना पाते। कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर लॉस होने का ट्रेडिंग में रीजन क्या है? जैसे बहुत लोगों ने ट्रेडिंग यहाँ पर करी है, हमारे साथ जो ज्वाइन हुए हैं, ट्रेडिंग का जो सबसे कॉमन रीजन होता है लॉसेस का ट्रेडिंग में, वो क्या है? सबसे पहला तो लैक ऑफ नॉलेज है। भाई सिंपल सी बात है, हमें नॉलेज नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है कि नॉलेज नहीं है तो नुकसान हो गया। आपको पता ही नहीं है कि बेसिकली कब बाय बनना है, कब सेल करना है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं सीखने जिन्होंने स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें पहले से सीखी हुई हैं, कहीं और पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बन रहा। अगर मैं उनको कोई पैटर्न बनाऊंगा या कोई इंडिकेटर के बारे में पढ़ाऊंगा, वो बोलेंगे ये तो हमें आता है, ये हमें पता है, तो फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा? वहां रीजन क्या है? जब आपको नॉलेज है तो देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना रिस्क भी मैनेज करना आना चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे मिस्टर दलवीर, आपने बताया था आपने ट्रेडिंग करी है थोड़ा बहुत, तो ये चीज आपने फेस करी होगी। जैसे आपने मंडे को 2000 प्रॉफिट बनाया, ट्यूसडे को भी 2000 प्रॉफिट बना लिया, वेडनेसडे को भी 2000 प्रॉफिट, 3000 प्रॉफिट बना लिया, लेकिन अब थर्सडे आते आते एक ही बार में 10,000 का नुकसान हो। एक बार, हाँ, यस सर, हाँ, दिस इज ट्रू। एंड दिस इज वेरी कॉमन एज वेल, है ना? ये सबके साथ होता यस। है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यहाँ प्रॉब्लम एक्यूरेसी की नहीं है गाइस। आप एक्यूरेट हो, आपने 3 दिन पैसा बनाया है, नुकसान एक ही दिन हुआ है, मतलब 75% एक्यूरेसी तो है ना आपकी। 4 ट्रेड में आपने 3 दिन पैसा बनाया, एक ही दिन नुकसान हुआ, तो नॉलेज के बेसिस पे आपने 3 दिन सही काम किया। लेकिन वो जो एक दिन आप फंसे, वो एक दिन में आपने क्या किया? अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, आपने सही जगह पर एग्जिट ही नहीं किया, और वो नुकसान बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, और वो आपके प्रॉफिट को भी ले गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अपना रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। वो चाहे रिस्क, देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो चाहे ट्रेडिंग में हो, रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए जरूरी है। अब मैंने बहुत बार लोगों को सुनते हुए, मैंने बेसिकली बोलते हुए सुना है, मैंने लोग ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन ही जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बेसिकली लोग अपना पैसा इरोड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? यस बैंक, सर जी, आरकॉम। यस, हाँ जी हरपाल जी। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ भी कुछ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ कुछ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ पता करनी है जी। देखिए, जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है वो तो आपको क्लासेस में हम देंगे। जो अब आपकी क्लासेस होंगी उसमें व्हाट इज मार्केट, काम कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे क्लासेस में। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर सारे टाइप के लोग हैं। ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करी है, ठीक है, और ऐसे भी हैं जैसे आप हैं, आपको कुछ नहीं पता। अगर मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा तो वो लोग बोर हो जाएंगे, राइट? इसलिए मैं थोड़ा मिक्स रख रहा हूँ कि हम बेसिक की चीजों के बारे में भी बात करेंगे और एडवांस की चीजों के बारे में भी बात करेंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज आपको समझ में ना आए, हाँ जी, लेकिन क्लासेस में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाया जाएगा कि मार्केट क्या होती है और कैसे काम होता है, कैसे शेयर आते हैं। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ? जी, ये वाली जो क्लास है ये आपकी 1 आवर से 1.5 आवर्स की होगी, ठीक है ये जी, जो डेमो सेशन जी। धन्यवाद। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ पर कहाँ पे बात कर रहा था? मैं यहाँ पे बात कर रहा था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट हर चीज में जरूरी है। आपको हर चीज का रिस्क पता होना चाहिए। अगर सपोज मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने ये सोच के करी है कि वो 10 साल के लिए पैसा मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगर वो 10 साल तक नीचे 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 ही जाएगा तो आपका बेसिकली वहां पर क्या है? आप लॉन्ग टर्म में भी लूज कर रहे हो। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब रिस्क मैनेज करने का जो तरीका है, दैट इज थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस देखिए, नॉलेज पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है। आपको नॉलेज भी हो जाती है कि आपको खरीदना कहाँ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्निकल एनालिसिस आपको ये भी बताता है दैट आपको किसी स्टॉक को बेचना कहाँ पर है, आपको निकलना कहाँ है। बिकॉज आपके पास देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको निकलना कहाँ था। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों के आगे। अभी आई एम श्योर आप सभी लोग अवेयर होंगे, न्यूज से दैट अडानी के स्टॉक्स और अडानी एंटरप्राइजेस में जो न्यूज थी उसकी वजह से अडानी के स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरे हैं।
और काफी टाइम से गिर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन से गिर रहे हैं, हफ्ते दो हफ्ते से उनमें फॉल आ रहा है। अब ये देखिए, ये अदानी के स्टॉक्स हैं, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब इस स्टॉक का जो हाई है वो आपका ऑलमोस्ट 4,000 समथिंग का हाई है, जो इसने बेसिकली दिसंबर के एंड में बनाया है। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इसका जो लो है वो 1,000 रुपए है। मतलब अगर हम देखें तो एक न्यूज की वजह से, एक छोटी सी न्यूज की वजह से ये जो शेयर है, ये 3,000 पॉइंट क्रैश हो गया। ठीक है, और कितने दिनों में? एक महीने में ही। जनरली ज्यादा जो स्टीप फॉल है वो तो देखें यहाँ से आया है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जनवरी के एंड, 25 जनवरी से आया जब से वो रिपोर्ट आई है। तो अब यहां पर आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी काम आएगी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकलना कहाँ था। अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे या यहाँ पे निकलते तो प्रॉफिट आपका बच जाता। लेकिन अगर आप वो गलती करके यहाँ निकले हो तो यहां से तो शेयर दोबारा वापस ऊपर आ गया। सो दैट्स वाई एग्जिट एज पर द नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ चार्ट्स। चार्ट के ऊपर जब हम किसी भी शेयर के प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस है, जिसमें आप ये देखते हो कि प्राइस मूवमेंट क्या है, किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्लस उसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इन द सेंस उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए स्टॉक मार्केट में अगर हम प्राइसेस की बात करें, जो प्राइसेस हिल रहे हैं, अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है या कोई शेयर नीचे जा रहा है, वो किस बेसिस पे हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर बेसिकली डिमांड और सप्लाई है, मतलब बायर और सेलर है। क्योंकि बायर और सेलर क्या करते हैं, जो बायर और सेलर है वही जो है प्राइस को मूव करते हैं, प्राइस को बेसिकली हिलाते हैं। डिमांड कौन है? डिमांड बायर्स हैं। और सप्लाई कौन है? सप्लाई सेलर्स हैं। तो अगर किसी शेयर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो वो शेयर ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी शेयर में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वो शेयर नीचे जाएगा। तो ये चीज हमें स्टडी करनी आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि डिमांड सप्लाई किस हिसाब से चलती है, किस हिसाब से मूव करती है। अब देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे रन होता है। इस चार्ट के ऊपर, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये एक टेक्निकल चार्ट है। इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर जब हम इस एनालिसिस को कर रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या पता चल रहा है? टेक्निकल एनालिसिस से हमें स्टॉक का ट्रेंड पता चलता है कि किस डायरेक्शन में मूव आने वाला है। क्या वो मूव ऊपर की तरफ आने वाला है या वो मूव नीचे की तरफ आने वाला है। तो हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, कि ट्रेंड हमें पता चल रहा है कि मार्केट आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में क्या करने वाली है, किस डायरेक्शन में हिलने वाली है। अब देखिए ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है, दिस चार्ट इज कॉल्ड एज कैंडलस्टिक चार्ट। इसका नाम कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडल्स बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं। अब कैंडल्स बेसिकली क्या है? ये जो आपके सामने दिख रही है आपको ग्रीन और रेड बार्स, ये आपकी कैंडल्स हैं। या तो ग्रीन है या रेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। बार चार्ट, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, हेकेनाशी, लाइन चार्ट, एरिया, बेस लाइन, रेंको, बहुत सारे टाइप के चार्ट हैं। ये सारे टाइप आपको हम क्लासेस में सिखाएंगे। ये सब अलग अलग जो टाइप ऑफ चार्ट हैं ये सब काम आते हैं। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सामने ओपन है, कैंडलस्टिक चार्ट। ये जो कैंडल्स हैं आप ये मान के चलिए मोर देन 80% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल का मोर देन 80% जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है और इसी पे बेस्ड है। मतलब जब हम सारे टाइप ऑफ चार्ट देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। अब ये इसके अंदर, कैंडल्स के अंदर है क्या, इसके अंदर देखिए, अगर इसको हम पीपीटी से समझें तो एक कैंडलस्टिक के अंदर दो तरीके की कैंडल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल। सिंपल। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब होता है मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, मार्केट बाइंग साइड में है। और एक रेड कैंडल बनने का मतलब होता है कि मार्केट बेसिकली जो है वो नीचे जा रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो अब हमें इससे एक ट्रेंड का पता चल रहा है, हमें आइडिया ये मिल रहा है हमें कि मार्केट बेसिकली कहां जाने वाला, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। अब अगर सपोज हम आज की मार्केट को देखें, हम आज मार्केट अब क्लोज होने वाली 3:30 बजे, 3:30 PM होने वाले हैं।
तो आज मार्केट ने देखिए एक ग्रीन कैंडल बनाया है, छोटा सा ही है लेकिन ग्रीन है ना। ये वाला आज का ग्रीन कैंडल है मार्केट का, निफ्टी का, हमारी जो मार्केट है इसका। इसका मतलब क्या है, आज मार्केट स्लाइटली ऊपर बढ़ा है, धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया। लेकिन अगर यही रेड ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाए, जैसे ये यहाँ पर है, देखिए ये बड़ी ग्रीन कैंडल है। बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, मार्केट काफी ऊपर आया है। कैंडल हम देखते तो है नहीं मैडम। बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, मार्केट काफी ऊपर आया है। अब इसके अंदर हमें स्टडी क्या करना है, हमें इसके अंदर पता क्या लगाना है। अब इस चीज के अंदर देखिए, आपको यहां पर जब कैंडल आप देखोगे, आपके सामने देखें यहां पर एक डेटा ओपन कर दिया मैंने, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके। ऑलमोस्ट नवंबर से लेके दिसंबर और जनवरी और फरवरी आज तक का डेटा है, ठीक है, पूरा नवंबर। ਚਾਰਟ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। जी हरपाल जी, ਚਾਰਟ नहीं देखते, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾर्ट ओपन करते हो देखते तो है नहीं जी। तो हरपाल जी आपको क्लास में सिखाएंगे ना हम ये कैसे देखना है, ठीक है जी। ਹੁਣ ये तो क्लास में सिखाएंगे आपको। देखिए हरपाल जी, यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊंगा, तो देखिए बाकी लोगों को वो पता है क्योंकि ये डेमो सेशन है। जब आप क्लास लेंगे तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया जाएगा कि मार्केट में अंदर काम कैसे होता है, कैसे हम लोग बेसिकली चार्ट को ओपन करते हैं, कौन सी वेबसाइट है, इसमें जाना कैसे है, इसको खोलना कैसे है, वो सारी चीजें बताएंगे। ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਆਹ ਕਲਾਸ ਆ ਡੈਮੋ ਜੀ। सॉरी क्या कह रहे हैं? ਡੈਮੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਇੱਕ ਦਿਨ। एक बार आप ना काउंसलर को कॉल करिए, आप काउंसलर को कॉल कर लीजिए एक बार आप। Sir, good afternoon. It's Sambar Mishra. Hello. Did you Yes, listen, Amber sir? जी, yes, yes. Actually, sir, I'm studying KG1 in a stock. So, okay. I didn't know what you are saying, sir. मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पर जो है देखिए टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि एक चार्ट को जब हम देख रहे हैं तो वो चार्ट बेसिकली किस तरीके से बेसिकली काम कर रहा है, या उसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। जी बिल्कुल। तो ये देखिए क्या है, ये टेक्निकल चार्ट है। अब ये हमने ओपन किया हुआ है एक वेबसाइट से, तो ये चार्ट बेसिकली क्या बता रहा है, देखो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये टेक्निकल चार्ट में ग्रीन कैंडल बनता है जी। जब मार्केट गिर रहा है तो एक रेड कैंडल बनता है जी। तो बेसिक सी चीज क्या है कि यहां पर आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता लग रहा है। अच्छा। अब यहां पर देखिए इस चीज को क्या है कि हम आपको क्लासेस में बताएंगे कि इसको और सिंपल तरीके से रीड कैसे करना है, लेकिन ये बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन बता रहा है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे, अब बड़ी बड़ी 3 रेड कैंडल्स हैं जी। इसका मतलब है मार्केट गिरा है 3-4 दिन तक कॉन्टिन्यूसली, मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आया है। लेकिन अब यहां से देखिए वापस मार्केट सपोर्ट लेकर वापस मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड दोबारा बाइंग की साइड आ रहा है। तो जी जी। इन चीजों को स्टडी करके हम एक्चुअली पता क्या लगा रहे हैं, हम इन चीजों को स्टडी करके पता ये लगा रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, मूव क्या करोगे जी। क्योंकि हमें करना क्या है, देखिए हमें ट्रेंड का डायरेक्शन लगाकर ये है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे ना कि हमें बाइंग की साइड ट्रेड लेना है या सेल की साइड ट्रेड लेना है। तो जी ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम चार्ट को देख रहे हैं कि ट्रेंड का बेसिकली जी जी, मतलब सर अपन इससे फोरकास्ट करते हैं कि अपन को किस डायरेक्शन में अपन को बाय और सेल करना है। हाँ, हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में किस साइड जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, किस डायरेक्शन में बेसिकली वो मूव कर सकता है। राइट, ठीक है ना, बिल्कुल। अब जैसे सपोज हम लोग यहाँ देख रहे हैं मार्केट को, अब यहाँ पर मार्केट बेसिकली आपको क्या बता रहा है, क्या फोरकास्ट कर रहा है। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बेसिकली पिछले कुछ दिनों से
देखिए एक रेंज में है, एक रेंज क्या है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर आ रहा है ना। मतलब मार्केट इस रेंज के बीच में चल रहा है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 18,200 ये ऊपर का लेवल हो गया ये वाला, और नीचे ये वाला 17,500 का लेवल। तो इसमें आपका व्यू क्या होगा, आप इसमें आप देखिए सब लोग इसमें आप करेंगे क्या, आप लोग जितनी बार मार्केट अब दोबारा इस लेवल पर आएगा, क्योंकि ये देखिए यहां से 2 बार मार्केट गिर चुका है ना, तो इस पॉइंट में मार्केट अगर टच करके दोबारा रेड कैंडल बना देता है, इसका मतलब क्या होगा, वो दोबारा गिर सकता है यहाँ से। हम इसी चीज को एंटिसिपेट करेंगे, क्योंकि पिछली 2 बार गिरा है वो यहाँ से और यहाँ से गिरा है। लेकिन अगर वो कैंडल्स पे इन दोनों लेवल्स को तोड़कर ऊपर निकल जाता है, मतलब यहाँ पर भी वो ग्रीन कैंडल बना देता है, इसका मतलब क्या है, फिर वो यहाँ से और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, वो यहाँ से और ऊपर चला जाए। तो ये आपको जो है एक चार्ट के थ्रू समझ में आता है कि मार्केट बेसिकली क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। जैसे अगर सपोज हम बात करें इसकी जगह, अगर हम बात करें किसी शेयर की बात करते हैं, जैसे हम लोग रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के चार्ट में आप लोगों को क्या पता लगता है, आप खुद ही बताइए। मैं चार्ट ओपन करता हूं और आप लोगों को जो समझ में आता है आप लोग देखिए, फिर मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या लग रहा है, कि क्या कर क्या रहा है। कुछ दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। अंबर जी आप बताइए इसके अंदर कुछ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिख रही हो या आपको क्या लग रहा है। सर मार्केट बहुत ऊपर तक गया है सर, हाँ। और फिर स्लाइटली सर उसने तुरंत में डाउनफॉल किया है। ठीक है, किया है। और अभी सर पूरा 100% ये डाउनफॉल बता रहा है सर। लेकिन है। अभी जो क्लोजिंग टाइम बता रहा है, क्लोजिंग टाइम में उसने बहुत बड़ा सा कैंडल बनाया, तो उसने अप का सर कैंडल बनाया उसने, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल ये नेक्स्ट डे जो होगा ये मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली सर अप जाएगा स्टार्टिंग होते से। अब देखो इसमें, अब अगर मैं बताऊं आप लोगों को, देखो इसके अंदर हमें क्या पता लग रहा है। देखो ये जो आप लोगों को गाइस कैंडल्स दिख रही है ना, एक कैंडल एक दिन की है, ये 1 डे कैंडल है, मतलब हर रोज का मार्केट का व्यू है। जैसे जिस दिन अगर बड़ा रेड कैंडल है मतलब उस दिन मार्केट गिरा है, जिस दिन बड़ा ग्रीन कैंडल है उस दिन मतलब मार्केट ऊपर आया है। तो अब अगर हम इसको देखें यहां पर, तो ये देखिए अक्टूबर में बेसिकली मार्केट जो है वो यहां पर आपका 2300 का उसने लो बनाया था, 2300 का। ठीक है, अब देखिए वो दोबारा उसी जगह से वापस घूमने की तैयारी कर रहा है ना, वापस उसी जगह से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इसका सपोर्ट हो गया, एक तरीके से सपोर्ट है ही, कि मतलब यही जगह से बेसिकली वो जो है आपका रिवर्स करके बेसिकली ऊपर जा सकता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट हो गया, मतलब यहां से मेरा व्यू क्या है, यहां से मेरा व्यू इसमें बाइंग का होना चाहिए, ये यहां से बाइंग बना रहा है, क्योंकि जहां तक ये पिछली बार गिरा था इस बार भी वहीं तक गिरा है। तो ये चार्ट आपको ये बता रहा है। अब अगर आप लेकिन ऊपर देखोगे, ऊपर देखो वो गिरना कहां से शुरू हुआ है, अगर आप देखोगे तो इस जगह से गिरना शुरू हुआ है, वो नीचे आ रहा है। तो जैसे ही उसने इन सपोर्ट्स को तोड़ा, ये सपोर्ट है देखो, क्योंकि इसने पिछली बार यहाँ एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया था, फिर नीचे फिर ऊपर चला गया, तो जैसे इसने सपोर्ट को तोड़ा, यहां से इसका व्यू सेलिंग का था अभी कुछ दिन पहले जनवरी की स्टार्टिंग में। तो ये जो चार्ट है ये आपको बेसिकली क्या कर रहा है, ये चार्ट आपको मार्केट के डायरेक्शन को बेसिकली फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। अब मार्केट डायरेक्शन बेसिकली इंट्राडे भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप उसको कौन सा टाइम फ्रेम पे देखते हो। जैसे इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना होता है, इंट्राडे ट्रेडर को प्रॉफिट एक ही दिन में बनाना है। एक दिन में का मतलब क्या है, आज ही आज में कुछ करके उसको पैसा बनाकर वापस बाहर जाना। लॉस भी होगा तो वो आज ही आज का है, कल वो फिर दोबारा फ्रेश ट्रेड लेगा। तो आप अलग अलग तरीके से चार्ट को देखते हो, ये टेक्निकल चार्ट की इंपॉर्टेंस है। अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि चार्ट बेसिकली हम देखते कैसे हैं या इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये पैटर्न्स को ढूंढना, कि मार्केट कहां से वापस ऊपर जाएगा या कहां से गिरेगा। क्योंकि देखिए ये पैटर्न का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चार्ट की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चार्ट की इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्सल को पकड़ना। अब अगर लेट्स सपोज अगर कोई शेयर गिर रहा है, गिरने के बाद अगर वो रिवर्स करके ऊपर जाना शुरू करेगा, तो मेरे लिए तो ये रिवर्सल इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहीं तो मैं बाय करूंगा, मैं यहीं तो खरीदूंगा। अगर कोई शेयर पहले से गिरता आ रहा है, वो नीचे 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 जा रहा है, तो गिरते हुए शेयर को तो मैं बाय नहीं करूंगा। समझ रहे हैं सब लोग?
गिरता हुआ शेयर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमारे लिए वो कब काम का है, जब वो रिवर्स कर जाए, वो घूम जाए उल्टा दोबारा, क्योंकि आप तभी उसमें बाय के बारे में सोचेंगे। सिमिलरली अगर कोई शेयर ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर कोई शेयर ऊपर ऊपर जा रहा है, अब उसमें अगर ऊपर से रिटर्न रिवर्सल आएगा, ऊपर से रिवर्सल आएगा अगर, तो मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मुझे जब उसमें रिवर्सल आ गया तो उसको बेच देना, उसमें से निकल जाना। अब जो शेयर ऊपर ऊपर जा रहा है, धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है, तो उसको तो मैं एक बढ़ते हुए शेयर को तो नहीं बेचूंगा, उसमें तो अपना प्रॉफिट में जल्दी निकालूंगा नहीं। हाँ, जब मुझे लग रहा है कि वो अब ऊपर आ गया, अब यहाँ से घूमकर वो गिर जाएगा, तब उसको मैं बेचूंगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रिवर्सल को पकड़ना, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, यू टर्न ले रही है एक्चुअली ट्रेंड में, कहाँ से एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट है। अब देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल आपको क्या करना पड़ेगा ना, ट्रेंड रिवर्सल्स आपको चार्ट के अंदर ढूंढने पड़ते हैं। हम आपको बताएंगे ढूंढना कैसे है, कैसे इसको लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं एशियन पेंट की, एशियन पेंट का जो शेयर है, ये देखिए ये काफी दिनों से गिर रहा था। अब काफी दिनों से मतलब काफी महीनों से आप बोल सकते हो गिर रहा था। देखो ये आपका सितंबर के महीने से धीरे धीरे देखो धीरे धीरे नीचे नीचे जा रहा है। इससे सितंबर के महीने से ये 3500 रुपए का शेयर आजकल 2600 रुपए से वापस रिवर्स हुआ है। अब रिवर्स हुआ है, ये कैसे पता चल रहा है, ये मैं कैसे आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि रिवर्स हो गया, क्योंकि देखो ये जी, ये यहाँ पे सबसे क्लोजिंग में उसने ग्रीन बनाया है। जब देखिए closing यहाँ में पर जो- उसने क्लोजिंग ग्रीन बनाया। हाँ, पहली चीज तो ये हो गई, आपने जो देख ली है ना। अभी जो ग्रीन क्लोजिंग है ना, ये एक तरीके का पैटर्न, ये एक तरीके का पैटर्न। ये पैटर्न क्या होता है आपको मैं बताऊंगा क्लासेस में। लेकिन देखिए आज वो दोबारा बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर चला गया ना, हम्म, तो इसका मतलब क्या है, आज उसमें बाइंग आ गई, और ये बाइंग अभी आने वाले 3-4 दिन और कंटिन्यू रह सकती है। ये यहाँ तक भी आ सकता है आने वाले दिनों में 2900 रुपए तक, जो कि यहाँ से अभी और 100 रुपए ऊपर है। अब ये चीज मैं कैसे फोरकास्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर, अगर ये सडनली अगर मार्केट खुलती, अगर इसमें रेड कैंडल आ गई या फिर गिर गया बाजार, तो फिर तो घाटा लग जाएगा। वी आर देखो मेकिंग लॉस ऑफ द लॉसेस। देखो उसके लिए तो हम स्टॉप लॉस भी रखेंगे ना, वो तो हमारा फिर एक अलग चीज है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर हम इस चीज का वेट करेंगे कि कहाँ पे बिल्कुल श्योर शॉर्ट बाय बनेगा, और हम बिल्कुल तभी पैसा डालेंगे जब 100% प्रॉफिट होने की चांसेस है, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हो ऐसा तो सकता, होगा ही नहीं, ऐसा तो है ना, ऐसा ऐसा तो तो नहीं हो होगा ही नहीं। सकता। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए जब हम कोई ट्रेड को लेंगे या जब हम कोई ट्रेड को बनाएंगे, तो हमें उसके अंदर एक कैलकुलेटिव रिस्क रखना है। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब क्या है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इस शेयर में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो मुझे ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस को रखना है कि जहां पे मैं 50,000 रुपए में अगर मेरा 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा होगा, तो मैं निकल जाऊंगा, मैं उसमें से एग्जिट कर लूंगा। हमें इस चीज का वेट नहीं करना है कि ये 50,000 जब आधे हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे, हम तब तक बैठे रहेंगे, नहीं। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं या हम ट्रेड करेंगे, तो हमारा उसमें क्या होगा, जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, रिस्क होगा वो प्री कैलकुलेटेड होगा। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकलना कहाँ है। देखिए स्टॉक मार्केट में आप कहाँ खरीद रहे हो वो जरूरी नहीं है, जहाँ आप बेचो। कहाँ निकलते हो वो बहुत जरूरी है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको निकलना कहाँ है, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। तो इसमें देखिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि मैं इसको अगर यहाँ खरीदता हूँ 2820 पे, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 2750 मेरा स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ। अब ऊपर वो जितना मर्जी चला जाए, ऊपर वो 70 की जगह 700 पॉइंट चला जाए, ऊपर का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिस्क मैं इतने 70 पॉइंट का ही लेना चाहूंगा इसके अंदर। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट। अब एशियन पेंट हो सकता है यहाँ से गिर जाए और गिरता 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 1000 पॉइंट गिर के 1500 रुपए हो जाए, लेकिन तब तक हम इसमें वेट थोड़ी करते रहेंगे कि दोबारा ऊपर आएगा। अगर हम किसी शेयर में गाइस वेट करते रह जाएंगे, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम अपना टाइम भी खराब करेंगे और हम अपना पैसा भी खराब करेंगे। तो कहाँ निकलना है वो तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। देखिए वो आपको पता चल जाएगा स्टडी में समझ के कि कैसे एग्जिट करना है, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी ट्रेड को या किसी भी शेयर को सही जगह पर आइडेंटिफाई करना। अब ट्रेडिंग में गलती क्या होती है ट्रेडर से, जब एक शेयर 100 रुपए से चलना शुरू होता है, 100 रुपए से वो भागना शुरू होता है, ठीक है,
उसको शेयर को तब नहीं लेते हैं लोग लेकिन जब वो शेयर 100 रुपए का 300 रुपए हो चुका होता है, तब उसमें क्या होता है, उसमें दुनिया भर के बायर्स होते हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं। और क्योंकि वहां से हवा हवा चल जाती है वहां पे सर, हाँ, हवा चल जाती तो बायर बेसिकली क्या करता है, जो स्टॉक मार्केट में बायर है जिसको नॉलेज नहीं है वो रूमर्स पे बाय करता है ना। वो हवा बेसिकली जो आप कह रहे हो, मतलब एक तरीके से जब चारों तरफ ये आप सुनना शुरू कर देते हो कि हाँ ये शेयर 100 रुपए से 300 हो गया और ये अब 300 रुपए से 500 रुपए होने वाला है कुछ महीनों में, हम तब खरीदते हैं उसको, राइट, सब लोग। लेकिन वो शेयर करता क्या है, वो 300 रुपए का हार्डली 350 तक जाता है और 350 के बाद वो शेयर वहां से वापस 200 रुपए आ जाता है। तो जिन्होंने भी 300 रुपया उसके ऊपर के प्राइस पे लिया वो फंस गए। लेकिन टेक्निकली स्टडी करके जिस आदमी ने 100 रुपए से लिया था, 100 120 यहां से लिया था, उसने तो 350 पे जैसे रिवर्सल आया वहां बेच दिया। अब 200 आ गया शेयर, अब 200 से जब दोबारा उठना शुरू करेगा वो यहाँ दोबारा खरीद लेगा। तो नॉलेज की बेसिस पे क्या होता है, आप गलतियां करना कम कर देते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आई होप सबने ही बेसिकली बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, है ना। बिटकॉइन हर कोई जानता है। बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आई थी। कैसी बड़ी रैली आई थी, जिसमें बिटकॉइन, अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो $10,000 से लेके रैली करता हुआ वो $60,000 हो गया। और वहां से दोबारा वो अभी 15 या $18,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों ने, जो मैक्सिमम क्राउड है, उन्होंने इसको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पे नहीं खरीदा है। उन सब ने उसको 40,000 के, जब वो ऊपर था, 40,000 से जब ऊपर था, जब प्रॉपर पूरा हीटअप था सिनेरियो कि ये 40,000 की से अब सीधा 1 लाख जाएगा, 2 लाख हो जाएगा बिटकॉइन, ज्यादातर लोगों ने उसको तब खरीदा है। तो आप एज अ ट्रेडर कर क्या रहे हो, हम एज अ ट्रेडर बेसिकली किसी भी चीज को एक्सपेंसिव खरीदते हैं, महंगा खरीद रहे हैं और चीप बेच देते हैं। बाद में जब वो गिर जाता है, सस्ता हो जाता है, हम बेच देते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर चीप खरीदना चाहिए और एक्सपेंसिव जब वो हो रहा है तब बेचना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट कहां पर खरीदने के लिए सही हो गया है और कहां मार्केट बेचने के लिए सही हो। तो वो चीजें आप टेक्निकल एनालिसिस से, इस चार्ट से समझते हो। जैसे चार्ट पे अगर हम बात करें किसी भी शेयर के बारे में, जैसे हमने अभी इसकी बात करी, आपके रिलायंस की बात करी, लेकिन अगर सपोज हम आईटीसी की बात करें, अब आईटीसी क्या है, आईटीसी भी बेसिकली एक शेयर है जो कि अगर मैं बात करूं काफी टाइम से, ठीक है, काफी टाइम से क्या था, चल नहीं रहा था, सुस्त पड़ा था। जब बाकी सारे शेयर्स में बड़ी बड़ी रैली थी तब ये शेयर क्या कर रहा था, ये शेयर आपका नीचे 200 की रेंज में घूम रहा था और लोग उसको कहते थे कि सरकारी स्टॉक है, इसमें पैसा इतना जल्दी नहीं बनेगा। लेकिन अभी आप देखो इसको, पिछले कुछ महीनों में जब मार्केट के अंदर बाकी शेयर्स में पैसा नहीं बन रहा, तो ये शेयर 250 रुपए से 4-5 महीने में 370 रुपए आ गया, 375 रुपए आ गया। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये शेयर भागने वाला है, ये शेयर ऊपर जाएगा, ये पता कैसे लगाओ, इसने देखो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब जो पिछला हाई था ये वाला, इसको यहाँ पे तोड़ दिया था। ये आपका जून और जुलाई के बीच का हाई था 260 रुपए पे। अभी बेसिकली इसने क्या किया, 2021 के इस हाई को, 2021 के जून के हाई को, ठीक है, ये कौन सा हाई है, ये आपका, ये 2021 अक्टूबर का हाई है, सॉरी जून नहीं, 2021 अक्टूबर के हाई को 2022 जून में यहाँ पर तोड़ दिया, मतलब कुछ महीनों बाद। तो ये जगह जो थी, ये खरीदने की जगह थी, इसको बाय करने की जगह थी, क्योंकि शेयर क्या कर रहा है, जिस हाई से वो पिछली बार गिरा था, इस बार उसी को तोड़ के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब इसके अंदर ये एक तरीके से टेक्निकली क्या वर्ड हो गया इसमें, इसमें जो टेक्निकल वर्ड हो गया वो हो गया ब्रेकआउट, कि इसमें बेसिकली एक लेवल ही टूट गया। तो ये चीज हमें बेसिकली क्या है, पता होनी चाहिए कि ब्रेकआउट बेसिकली कहां पर है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। देखिए, जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही होगा तो पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है, ट्रेडिंग के अंदर, कि पैसा दोनों तरफ बनता है। आप अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है तो पैसा उसमें भी बनेगा,
अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर बेसिकली गिरने वाला है बहुत तेजी से, तो पैसा उसमें भी बनेगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ये पता होनी चाहिए शेयर कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। जैसे अगर अभी आप ऐसे कुछ शेयर्स को देखेंगे जो बेसिकली कुछ महीनों पहले बहुत ऊपर थे और अब बहुत नीचे आ गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स को अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स का शेयर, ये देखो, टाटा मोटर्स का शेयर यहां पर क्या कर रहा है, बहुत ऊपर गया। देखो, एक रैली इसने बनाई है, बहुत ऊपर गया। लेकिन यहां से इसने क्या किया, अब यहां से देखो ये टाइम पास करना इसने शुरू कर दिया है। ये देखो, ना तो ये ऊपर जाता है और ना ही ये शेयर नीचे जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक रेंज में ट्रैप हो गया, एक रेंज के अंदर है। क्या करता है, इस रेंज के अंदर ही चल रहा है। देखो मैंने यहाँ पर दो लाइनें बना दी है इसके अंदर ही। अब देखो इसने वापस उसको टच करके दोबारा नीचे चलना शुरू कर दिया। अब नीचे कहाँ तक जाएगा, ये नीचे इस रेंज तक आ जाएगा दोबारा, 380 तक, मे बी 380 या 390 तक आ जाएगा दोबारा। तो अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, आप देखो ऊपर से जो लाइन मैंने बनाई है इसके अंदर, आप सभी लोग बताइएगा, एक सेकेंड ना, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं जिसके ये अंदर ही चल रहा है, यहां से खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए? तो यहाँ से तो आप बेच दीजिए सर, ऊपर है से ना? रेड लाइन से। क्योंकि रेड कैंडल भी बन रहा है, राइट। कैंडल भी रेड है। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, मार्केट गिरा है, इस हफ्ते में गिर रहा है ये। तो मेरे लिए यहाँ से जो ट्रेड बनता है वो क्या बनता है, इसमें सेलिंग का ट्रेड बनता है कि मुझे इसको यहाँ से सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए ताकि मैं इसको नीचे की तरफ दोबारा बाय करके पैसा बना लूं। लेकिन हाँ, ये जो लाइन मैं ऊपर से बना रहा हूँ, जो लाइन आ रही है नीचे, अगर ये इसके बाहर जाकर क्लोज हो गया, ग्रीन कैंडल बनाकर इसके बाहर ऊपर चला गया, तो मुझे यहाँ पर जो छोटा मोटा लॉस हो रहा होगा वो लॉस लेकर बाहर भी आना है, उसमें बैठे नहीं रहना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये ट्रेडिंग में आपको जो है प्रॉफिटेबल रखती हैं, प्रॉफिटेबल बनाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है इंडिकेटर। अब जैसे ये चीज मैं आपको चार्ट पर बनाकर दिखा रहा हूं ना, एक इंडिकेटर क्या करेगा, एक इंडिकेटर आपको वो अपने लेवल्स पे पहले से ही इंडिकेट कर देगा कि हाँ ये होने वाला है। तो इंडिकेटर बेसिकली जैसे अगर आप बात करोगे तो क्या होता है, एक तरीके का आपका हेल्पिंग टूल है जो आपको ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। ट्रेंड के डायरेक्शन को बेसिकली बता रहा है कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। अब इंडिकेटर वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं ट्रेडिंग में, कि भाई अगर हम इंडिकेटर की बात करें कि आपको कोई इंडिकेटर ऐसा भी मिलेगा जो पोजिशनल में काम का है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काम का नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काम का है। कोई इंडिकेटर आपको ऐसा भी मिलेगा जो इंट्राडे के लिए बने हैं। तो आपके कोर्स के अंदर हमने 20-22 अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स डाले जिनका काम क्या है, जिनका काम है मार्केट के अंदर आपको सही डायरेक्शन के बारे में बताना। मतलब आपको ये बताना या ये आइडिया देना कि अगर आपने किसी शेयर में उसको लगा रखा तो वो शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एक इंडिकेटर के बारे में हम बात करते हैं, एक इंडिकेटर इसमें सबसे कॉमन सबसे फेमस है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या है कि ये इंडिकेटर आपको पहली बात तो ट्रेंड का डायरेक्शन भी बताता है कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, और ये आपको ये भी बताता है कहां पर मार्केट एक्सपेंसिव हो गई है, मतलब महंगी हो गई है, और कहां पर मार्केट सस्ती हो गई है, मतलब चीप हो गई है। अभी एक्सपेंसिव और चीप वाला जो सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें देखिए महंगा नहीं खरीदना है। अगर मैं
एक फोन लेना चाहता हूँ, एक मोबाइल फोन मैं खरीदना चाह रहा हूँ। अब मैं यही चाहूंगा ना कि मोबाइल फोन बेसिकली अगर 20,000 रुपए का है और अगर ये मुझे 18,000 में मिल जाए तो ये मेरे लिए एक फायदे का सौदा है। लेकिन अगर यही फोन जो 20,000 का है ये 25,000 में मैं ले लूं या 30,000 में बाय कर लूं, तो मैंने क्या करा? मैंने किसी चीज को महंगा खरीद लिया, राइट? तो एक्सपेंसिव और चीप वाला सिस्टम स्टॉक मार्केट में इस तरीके से काम करता है। तो एक्सपेंसिव और चीप की अगर हम बात करें तो उसको टेक्निकल टर्म्स में या टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? हम उसको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड बोलते हैं। ओवरबॉट का मतलब है जब वो उम्मीद से ज्यादा या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर चला गया है, ज्यादा ऊपर है। और ओवरसोल्ड का मतलब क्या है? जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिर चुका है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को हम लगाते हैं। देखो ये टाटा मोटर्स के अंदर ही लगाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है, ये कैसे चल रहा है। ये मैंने यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स वाले कॉलम में गया, यहाँ पर मैंने RSI लिखा और ये मेरा एक इंडिकेटर यहाँ पर देखिए लग गया। ये मेरा इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर बेसिकली काम कैसे कर रहा है देखो, उसको हम चार्ट को डेली चार्ट पे लिखते हैं। देखिए अब आप एक चीज नोटिस करिए, दोनों चीजों को कंबाइन कर दो। आप देखो जो लाइन मैंने पहले से बना रखी है, ये वाली लाइन जो ये नीचे यहाँ चल रही है और जो ऊपर यहाँ चल रही है, तो पहले से लगी हुई, राइट? अभी थोड़ी देर पहले लगाई। लेकिन अगर मैं इस इंडिकेटर को देखूं तो देखो ये इंडिकेटर का लोअर लेवल है जो डॉटेड लाइन है और ये इंडिकेटर का अपर लेवल है जो डॉटेड लाइन। जब ये इंडिकेटर अपने लोअर लेवल से घूमकर दोबारा ऊपर आ रहा है तो ये मेरे लिए बाय सिग्नल, मुझे खरीदना है यहाँ पे। और जब ये इंडिकेटर यहाँ पर भी रेड कैंडल बना रहा है देखिए स्टॉक, और ये इंडिकेटर यहाँ पर भी अपने देखिए RSI को टच करके नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना देखिए ये, तो ये मेरे लिए सेल सिग्नल है। अब देखो बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, वो तो मुझे इस लाइन ने भी बता दिया, इसने भी बता दिया। लेकिन इस इंडिकेटर को जब मैंने लगाया तो इस इंडिकेटर ने क्या किया? मेरी एक्यूरेसी को और बढ़ा दिया, मेरी श्योरिटी को और एनहांस कर दिया। तो इंडिकेटर का काम यही है। एक इंडिकेटर का काम क्या है कि आपको बेसिकली एक्स्ट्रा कंफर्म कर देना, आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर देना किसी चीज को समझने में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार प्राइस को देखकर या चार्ट को देखकर आपको उतना स्ट्रॉन्ग जो व्यू है वो नहीं मिल रहा होता। तो हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर को लगाकर थोड़ा सा डेटा को इजी करने की ट्राई करते हैं। अब ये इंडिकेटर जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इस इंडिकेटर के अंदर क्या है ना, जो स्केल है वो 0 से 100 का है, ये 0 से 100 के बीच में चलता है। लेकिन एक्चुअली कहाँ चलता है? ये एक्चुअली चलता है 30 और 70 के बीच में। क्योंकि जब भी इस इंडिकेटर की वैल्यू 70 या 70 से ऊपर चली जाती है तो वो है ओवरबॉट लेवल, मतलब वहां पे महंगा हो गया स्टॉक। और जब भी बेसिकली इस इंडिकेटर की वैल्यू 30 या 30 से नीचे आ जाती है तो वो है ओवरसोल्ड लेवल, मतलब वहां स्टॉक क्या हो गया? सस्ता हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको किसी भी शेयर को खरीदने के लिए इस इंडिकेटर को 30 या 40 के बीच में ढूंढना है। मतलब अगर ये इंडिकेटर और प्राइस के अकॉर्डिंग जब ये 30 और 40 के बीच में चल रहा है, वो खरीदने के लिए परफेक्ट जगह है। और जब 70 या 70 के आसपास है तो वो बेचने के लिए सही जगह है। तो ये इस इंडिकेटर को यूज करने का एक सिंपल तरीका है। बाकी डिटेल तो आपको क्लासेस में मिलेगी इन सब के बारे में। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट के अंदर हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और वो स्ट्रैटेजी में अगर मुझे ट्रेडिंग में अगर 70 to 80% एक्यूरेसी मिल रही है तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा? मेरा पैसा बन जाएगा, प्रॉफिट में बना लूं। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप ही नहीं है, हमें यही नहीं पता खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, और आप जब खरीद रहे हो तो स्टॉक गिर जा रहा है, आप जब बेच रहे हो तो ऊपर चला जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? आपका टेक्निकल एनालिसिस मतलब वहां पे सही नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें इन सब चीजों को कंबाइन करके एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी लानी पड़ती है। और जब आप 80% एक्यूरेट हो और अपने रिस्क को अगर आप मैनेज करना जानते हो, लॉसेस को छोटा रखना आना चाहिए, तो आपका बेसिकली स्टॉक मार्केट में अपने आप बड़े नुकसान होने बंद हो जाते हैं और आप प्रॉफिट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कोई कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस?
मिस्टर दलवीर, मिस्टर नंबर। सर जैसे कि 10 रुपए का शेयर लिया सर अपन ने अभी, और मिनट सर वो बढ़ता और कम होता रहता है। जैसे ही अपन ने उसको हिट किया, या मुझे नहीं पता सर, मैं देखा था वीडियो में, तो जब तक हिट करेंगे तब तक सर एक एक सेकंड में कहीं उसका पैसा ना कम हो जाए, तो सर पैसा अपन को मिलता कैसे है? मतलब पता नहीं सर, कैसे अपन को पैसा कैसे मिलता है? देखो अपन को पता हो रहा है कि सर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसमें शो कर रहा है कि सर 4,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही मैंने उसमें क्लिक का बटन दबाया, या क्या होता है सर मुझे नहीं पता, लेकिन सर पैसा कैसे मिलता है सर? देखो, आपने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा, जैसे आपने सपोज 10 रुपए का एग्जाम्पल दिया ना, आपने 10 रुपए पे लेट्स सपोज 1000 शेयर खरीद लिया, ठीक है, मतलब 1000 आपकी क्वांटिटी हो गई, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए हो गई। जी 10 रुपए इंटू 1000, 10,000 हो गई इन्वेस्टमेंट आपकी। अब लेट्स सपोज ये शेयर आप कह रहे हो मिनट बाय मिनट बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूँ ये शेयर थोड़ी देर बाद 11 रुपए आ गया, 12 रुपए आ गया, जो भी जैसा भी ऊपर ऊपर आ रहा है। अब शेयर की जो चाल होती है ना, देखिए ऊपर बढ़ने की या नीचे गिरने की, वो 5-5 पैसे की होती है, ठीक है। शेयर ऊपर या नीचे सीधा 1-1 रुपए जंप करके नहीं जाता है। शेयर में जो मूवमेंट होती है ना, वो 5-5 पैसे की होती है। मतलब जब 10 रुपए से शेयर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा? 10 रुपए 5 पैसा, फिर 10 रुपए 10 पैसा, 10 रुपए 15 पैसा, 20 पैसा, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके, ठीक है। मतलब जब ये 5-5 पैसे की मूवमेंट 20 टाइम्स होगी, तब 1 रुपए की मूवमेंट कंप्लीट होगी, राइट जी। तब 1 रुपए की मूवमेंट कंप्लीट होगी। तो अब आपके सामने आपका शेयर 10 रुपए से हो चुका है 11 रुपए 50 पैसे, ठीक है जी। मतलब यहां पर आपको 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 रुपीज जी। और आपने 1000 शेयर लिए थे, है ना, याद है ना, मैंने 1000 लिखा था। मतलब आपको 1,500 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, राइट जी। आपको 1,500 रुपए का फायदा हो। अब आपको इसमें से बाहर निकलना है, आपको बेचना है उसको, तो आप क्या करोगे? अब 11.5 रुपए तो वो चल रहा है, 11.5 रुपए तो उसका प्राइस अभी है, आपको बेचना है तो आपको 11.5 रुपए से कम की बिड लगानी पड़ेगी ना। अगर मैं ये फोन 20,000 का बेचना चाहता हूं और यही सेम फोन आप भी बेचना चाहते हो, तो आपको 20,000 से कम का बेचना पड़ेगा, आपको 19,800 का बेचना पड़ेगा या 19,500 का बेचना पड़ेगा, है ना, तभी तो बायर खरीदेगा ना आपका पहले माल। जी। तो आप यहाँ क्या करोगे? अगर 11.5 रुपए प्राइस चल रहा है तो आप 11 रुपए 45 पैसे की बिड लगा दोगे, 5 पैसे कम की। मैंने बताया ना 5-5 पैसे से मूव करता है शेयर ऊपर या नीचे। जी। तो आपका वो शेयर 11 रुपए 45 पैसे में सेल हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट जो 1,500 रुपए यहाँ दिखा रहा था 1150 पे, वो 1145 पे, वो 11 रुपए 45 पैसे पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट आपका? जी। सोल्ड हो जाए। 1400, ये हो जाएगा आपका 1400, एक सेकंड, 1450 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए आपका बाय प्राइस था और आपका हाँ सर। सेल प्राइस क्या हो गया? 11 रुपए 45 पैसे। तो यहाँ आपका प्रॉफिट 1495 हो गया, सॉरी, चलो। ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हुआ? प्रॉफिट आपका ये हो गया, बुक हो गया, आप बाहर निकल गए। तो जो शेयर ऊपर नीचे मूव करता है वो 5-5 पैसे से करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको खरीदना है तो आपको 5 पैसे ऊपर की बिड लगानी पड़ेगी, आपको बेचना है तो 5 पैसे नीचे की बिड लगानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट में उतना कोई बड़ा बड़ा वो नहीं आता है, मार्जिन नहीं आता है। प्रॉफिट आपका जो चल रहा है उसके आसपास ही एग्जिट हो जाता है। सर एक चार्ट हो ले ना इंडिया बुल हाउसिंग का, क्योंकि मैंने देखता हूँ ना, उसमें सारे फेल हो रहे हैं उस चार्ट के लिए। देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है ना, टेक्निकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें फंडामेंटल। देखिए, मैं इसका चार्ट पहले ओपन कर देता हूँ, आपने इसके बारे में पूछा, मैं बता देता हूँ। अब देखो ये चार्ट, ये शेयर कर क्या रहा है? अगर इस शेयर की आप हिस्ट्री देखोगे तो ये शेयर देखो, एक टाइम पे शेयर आपका 2018 में 1400 रुपए का शेयर हुआ करता था। 1400 से गिरता गिरता ये 1000 रुपए आया, 800 रुपए आया, कोविड में तो ये 70 रुपए तक आ गया था। और अब ये क्या कर रहा है? ये इस रेंज में फंस चुका है। इस रेंज में ये रेंज क्या है? ऊपर ये चला जाता है 150 रुपए तक, ये 170 रुपए तक, और ये नीचे आपका 100 रुपए के आसपास तक आ जाता है। आपकी बाइंग प्राइस वैसे क्या है इसमें दलवीर जी? मैंने तो 5-6 जो शेयर ही ले रखे थे, वो मैंने बेच दिए थे, मतलब। लेकिन वो यह है कि डेली जब मैं आता है जी न्यूज के अंदर तो वो फेल हो रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट भी फेल हो रहे हैं इस चार्ट को लेके। देखो अब यहाँ हो क्या रहा है ना, देखो
अगर आप टेक्निकली देखोगे तो टेक्निकली यहाँ पर देखो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही, ये धीरे धीरे क्या कर रहा था, शेयर इसको टच कर करके ऊपर जा रहा था, और यहाँ से जब से उसने इस लाइन को तोड़ा है ये शेयर नीचे नीचे जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म व्यू होगी। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे या इसका अगर आप चार्ट देखोगे, जैसे सपोज अगर आप ये बात करो कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस क्या लॉन्ग टर्म में पैसा लगाकर प्रॉफिट बनाने के लिए अच्छा शेयर है, तो उसके अंदर आपको टेक्निकल तो काम आएगा, जो कि इसका काफी खराब हो रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको उसका फंडामेंटल भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल का मतलब क्या है, उस कंपनी की प्रॉफिट लॉस क्या है, उस कंपनी के अंदर बेसिकली उसका बैलेंस शीट कैसी है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे आपकी क्लासेस में। अब जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो अब आप देख रहे हो शेयर कब से गिर रहा है, एक बार आप नोटिस कर लो, ठीक है। आप इसमें डेट देख लो या टाइम फ्रेम देख लो, कब से इसने कौन से महीने और कौन से साल से गिरना शुरू किया। ये मोटा मोटा आपका 20 अगस्त या अगर मैं बोलूं अगस्त 2018 से गिरना शुरू हुआ है, राइट। अगस्त 2018 में शेयर 1400 रुपए 1300 रुपए चलता था। वहां से ये शेयर आपका कोविड से पहले, देखो कोविड में तो हर कोई गिरा है, कोविड में तो हम छोड़, कोविड में तो गिरा ही है, हाँ जी सही है। कोविड से पहले यहाँ पर ये अक्टूबर 2019 में ये 180 रुपए आ गया, मतलब 1300 रुपए से 180 रुपए, मतलब 90% शेयर गिर गया, 90% गिर गया। हाँ। उसका रीजन क्या था, देखो उसको यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ देखिए उसका रीजन आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ आपको दिखाता हूँ उसका रीजन क्या था। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है इसकी बेसिकली, हम लोग अभी इसकी बैलेंस शीट के अंदर है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखो, ये बोरोइंग वाला कॉलम है। बोरोइंग का मतलब क्या होती है, उधारी, उधारी, हाँ हाँ जो हाँ। कंपनी की उधारी है। कंपनी की उधारी पहले से भी देखिए अच्छी खासी थी, देख रहे हैं ना, 31,000 35,000 करोड़ थी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये उधारी धीरे धीरे बढ़ नहीं रही है, बढ़ रही है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। बढ़ गई है ना। अब तो कम आ अब गई है अगर हम कम पहले आ की बात गई। करें। लेकिन 2017-18 में जब उसने गिरना शुरू किया, उस टाइम पे उधारी देखिए कितनी ज्यादा थी उसके ऊपर, 1,11,000 करोड़ हो गई थी। जो कि अगर मैं उससे 2-3 साल पहले से बात करूं, 35,000 करोड़ से बात करूं जो 2014 में थी, तो 4 साल में उसकी जो बोरोइंग है वो 3 टाइम्स हो गई, 3x हो गई, 3x हो गई, हाँ जी। 3 गुना हो गई। तो पहला सबसे बड़ा रीजन तो ये मिल गया मुझे कि जिस कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ती जा रही हैं उसमें मुझे क्या करना है, पैसा अपना नहीं लगाना। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि देखिए बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। हाँ, अगर बोरोइंग स्टेबल होती ना, मतलब मैं कहता हूँ 35,000 करोड़ रुपए तो उसके आसपास ही घूम रही होती है, +-10%, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, तो वो फिर भी ठीक है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज हैं, लेकिन कंपनी उस लाइबिलिटी को बढ़ने नहीं दे रही है ना। लेकिन अगर लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है तो सीधी सी बात है, देखिए कोई भी कंपनी का शेयर फॉल गिरेगा ही गिरेगा, होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप, नहीं, अब जैसे इसी में देखो 55 पे पहुंच गया है वो, मतलब 1,11,000 से वो सिर्फ 55 पे आ गया, मतलब यहाँ पर उसकी कम हो गई है, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी भी प्राइस नीचे जा रहा है इसका। नहीं, देखिए 55 तो हो गया, लेकिन 55 कब हुआ है, उसके आप एसेट्स देखिए, एसेट्स भी तो देखिए कम हो गए ना, एसेट्स भी तो कम हो गए। एसिड्स, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब वो अपने एसेट्स या अपनी कुछ जो उसकी बेसिकली बिलोंगिंग्स है उसको बेचकर अपने, वो बेच रहे हैं वो। हाँ, तो सिर्फ बोरोइंग कम होना जरूरी नहीं। देखिए अगर सपोज मैं बात करता हूँ, एक XYZ पर्सन है जिसके ऊपर 20 लाख रुपए की उधारी है, ठीक है। अब उसने अपनी 20 लाख रुपए की उधारी आप कहते हैं चुका दी, लेकिन अगर उसने वो अपना घर बेच के चुकाई है तो वो बेसिकली बोरोइंग तो उसने खत्म कर दी, लेकिन आप ही देखिए कुछ एसेट भी तो कम हो गई ना, क्योंकि आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दो। कंपनी का प्रॉफिट जो 2017-2018 में 4,000-5,000 करोड़ हुआ करता था फाइनेंशियल प्रॉफिट साल का, वो वहां से 1/3 भी तो हो गया है। ये भी तो देखो, जो कंपनी साल का 5,000 करोड़ रुपए कमा रही थी 2018 में, 2019 फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़, देखिए यहाँ पे 2 साल में बिल्कुल कॉमन प्रॉफिट भी 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 67% का डिक्लाइन है, तो प्रॉफिट भी कम है आपको। हाँ, अगर ये होता ना कि उधारी कम हो गई होती या उधारी कम नहीं हुई होती, लाइबिलिटीज उतनी होती, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया होता, तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता।
अब यही इसी एग्जाम्पल की जगह आप कुछ ऐसी कंपनीज उठाओ जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज की, आप आ जाओ टाइटन में आ जाओ। अब टाइटन का आप यही चीज टाइटन में देखो, टाइटन क्या बता रहा है आपको। अब देखो ये होती है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, देख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल बाय साल बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हो बढ़ी रहा है। 900 करोड़, 1100, 1600, 1900, 2400, 1700, कोविड में देखो कम आ गया, 3300, 4500। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही। प्रॉफिट मार्जिन इन द सेंस मार्जिन तो नहीं बढ़ रहा है, देखिए मार्जिन तो अभी भी 12% ही है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है ना, कंपनी पैसा दोबारा लगा रही, तो पैसा बन रहा है। तो ऐसी कंपनी आपको क्या करेगी, ऐसी कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आपको टेक्निकल में भी फेल नहीं करेगी और पैसा भी बना कर देगी। नहीं, इसका मतलब ये हुआ अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये अगर हम बाय करें तो ये 3-4 साल बाद ये प्रॉफिट, इसका मतलब हमारा प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें 100% होता है ये क्या? राइट, देखिए अगर कोई कंपनी पैसा कमा रही है और वो कंपनी अगर प्रॉफिट में है और कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उसका शेयर प्राइस कभी आपको लॉस नहीं देगा। सिंपल सी चीज है। इसका प्रॉफिट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, देखो प्रॉफिट इसका हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब शेयर का प्राइस भी इंक्रीज ही करेगा फिर, तो इसका मतलब है नहीं। हाँ, सिंपल सी चीज है, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई अच्छा। कंपनी पैसा बना रही है अपने बिजनेस में, तो उसका शेयर नीचे जाने का मतलब ही नहीं बनता। देखिए ये रहा टाइटन का शेयर, ऊपर ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, आपके सामने है, देखो। ऊपर जा रहे हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको फंडामेंटल नॉलेज या इन चीजों को पता होना चाहिए। अब अगर मैं ऐसी कंपनीज की बात करूं, लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, लोग सस्ते शेयर ढूंढते हैं कि कोई 10, 20, 50 रुपए वाला शेयर मिल जाए जो आने वाले टाइम में 500 या 1000 रुपए हो जाए। हो भी तो जाते वो हैं, लेकिन ऐसे हो भी जाते हैं कई। हो जाते हैं, लेकिन वो कितने होते हैं, वो 50 में से 2 होते हैं, राइट। सारे तो नहीं होते। लेकिन अगर कोई कंपनी की बात करूं जो पहले से 2000 है, जैसे टाइटन 2000 है, ये 2000 से जितनी जल्दी वो शेयर 50 रुपए का 500 होगा, उससे जल्दी ये 2000 का शेयर 5000 होगा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन चीजों को बेसिकली क्या है, आइडेंटिफाई करना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये न्यूज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे कल अडानी वाला जो है एंटरप्राइजेस का जो है 300 रुपए कमा दिया था उसने, आज वही 300 रुपए माइनस हो गए आज के दिन ही। देखिए वो तो ट्रेडिंग स्पेकुलेशन है, वो तो देखिए एक दिन में ऊपर अगले दिन नीचे वो मूवमेंट तो आते रहेगी, क्योंकि अब वो शेयर देखिए, वो शेयर अब न्यूज में आ गया ना, वो लाइमलाइट में आ गया शेयर। आज लाइव नाइट में आ गया, ये हो गया ना। इसकी वजह से फर्क पड़ता है ना, न्यूज की वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है। बाकी देखिए न्यूज चैनल्स क्या बता रहे हैं या न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा है, कौन से शेयर के बारे में बात हो रही है, वो बेसिकली बात न्यूज जो होती है वो बनाई जाती है। और जरूरी नहीं कि देखिए न्यूज चैनल में जो एनालिस्ट आपको बता रहे हैं कि शेयर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो बिल्कुल सही हो। ज्यादातर केसेस में तो आप देखेंगे वो फेल ही होता है, फेल ही होता है, मैक्सिमम फेल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें खुद नॉलेज होनी चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पैसा लगाना है या कहाँ पैसा नहीं लगाना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत लोग बीच में कह रहे थे कुछ टाइम पहले कि वोडाफोन आइडिया जो है, आज से 2 साल पहले बोल रहे थे कि वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया, 3 साल पहले। अब मर्ज होने के बाद ये कंपनी क्या है, ये कंपनी जियो को बीट कर देगी, ये कंपनी ये कर देगी वो कर देगी, बहुत चीजों की बात। लेकिन इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तो बात करो। देखो अब यहाँ देखो थोड़ा सा ना अलग चीज है, यहाँ समझने की चीज है। देखिए आपको यहाँ दिखेगा इसका प्रॉफिट तो बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट तो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ ही रहा है। कोविड के टाइम पे थोड़ा कम हुआ था, बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है ना वो 50 रुपए 60 रुपए से गिरकर 10 रुपए आ गया, उससे भी कम आ गया। अब तो 7 रुपए चल रहे हैं मेरे ख्याल। तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में आइए, थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को समझो आप। इसके नेट प्रॉफिट की बात करो, नेट में हाथ में क्या बच रहा है, टैक्स देने के बाद, डेप्रिसिएशन देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जे हैं तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। नेट में क्या बच रहा है, नेट में माइनस में जा रहा है, बच ही नहीं रहा उसको कुछ भी। तो अपने को सिर्फ कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है ये नहीं देखना, ये भी देखना है कि सारे चीजें हटाने, खर्चे हटाने के बाद नेट में हाथ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। अब देखिए गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ लिमिट तक ही है। और गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, जैसे एलआईसी है, एलआईसी कंपनी जो है, एलआईसी गवर्नमेंट के सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। एलआईसी का काम है जगह जगह पैसा इन्वेस्ट करना, उसके इन्वेस्टमेंट तो अडानी के शेयर्स में भी है, वहां पर भी।
गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पे शेयर चलेगा ही चलेगा। गवर्नमेंट तो नुकसान खाती है, ये तो है। हाँ हाँ वो पैसा निकाल कर फिर वो कहीं और लगाएगी। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ने सारा पैसा इसमें लगाया है, राइट? या गवर्नमेंट इसको बचाना चाहती है, ऐसा भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं ये देख रहा हूं कि नेट प्रॉफिट इसका 2000 कब से, कौन से ईयर से, एक सेकंड, 2017 से, ये कंपनी 2017 में देखो नुकसान में जाना शुरू शुरू हुई है। 400, 4100, 14,000, 73,000, 44,000, 28,000, फिर 28,000। तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी नुकसान में ही चल रही है। तो ये नुकसान में ही चल रही। अगर कंपनी खुद नुकसान में है तो वो मुझे क्या बना कर देगी प्रॉफिट? नहीं बना के दे सकती ना। तो भैया है कि शेयर, 7 और 10 के बीच में घूमेगा, ये 7 और 10 के बीच में ही घूम रहा है ये शेयर। हाँ, अब लकीली अगर किसी ने 7 रुपए पे ले लिया और उसको 15 रुपए पे एग्जिट मिल गया, वो फायदा है उसके लिए। वो तो लक हो गया, राइट? लक लेकिन हो ये गया। शेयर, ये शेयर 7 रुपए का 70 रुपए तो नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है, कंपनी नुकसान में है। जब तक कंपनी अपने बैलेंस शीट को, अपने खुद की इंटरनल चीजों को ठीक नहीं करेगी, तब तक कंपनी का शेयर प्राइस आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं देगा। नहीं देगा। तो ये सब चीजें जब आपने डिटेल में पढ़नी शुरू कर दी, इन चीजों को जब आप खुद समझना शुरू हो जाएंगे, तो इन चीजों में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके अपने आप लॉसेस कम हो गए हैं मार्केट में। आपको ये पता लगना शुरू हो गया कि खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, और आपको किस शेयर को अवॉइड करना। क्योंकि देखिए, मार्केट में कहाँ खरीदना कहाँ बेचना वो तो जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि किसको नहीं खरीदना है। अब मैं हर तो ये शेयर- किसको नहीं खरीदना। हर शेयर बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए परफेक्ट नहीं होता है। कभी कभार हमें मार्केट को अवॉइड करना भी पड़ता है, कभी किसी किसी सिचुएशन में। तो ये सब चीजें जो है गाइज, आप लोग डिटेल में सीखोगे हमारे साथ क्लासेस में, जिसमें आपकी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से शुरू होंगी। बेसिक ऑफ द मार्केट, मार्केट क्या होती है, कैसे काम होता है, कैसे कोई शेयर लिस्टिंग होती है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बेसिक के नहीं, बाद जैसे जो हमारा क्लास का टाइमिंग होगा, जैसे मान लो 12:30 में क्लास स्टार्ट हुई और हो सकता है उस दिन हमें कोई अर्जेंट काम पड़ जाए, तो फिर क्या होगा उस केस में फिर? देखिए, आप क्लासेस अगर ऑनलाइन लेंगे, हाँ जी। ठीक है, आप जो भी टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने 12:30 का एग्जांपल दिया, हाँ तो जी। आपका 12:30 बजे से 2 बजे तक की जो क्लास होगी, और आप किसी दिन सपोज उसको अटेंड नहीं कर पाए, आप कुछ काम है, कुछ भी, कोई भी रीजन है, हाँ तो आप जी। जिस भी दिन एब्सेंट होंगे, आपको रिकॉर्डिंग जो है उस क्लास की बाय इवनिंग आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके ओके, ठीक है। मतलब वो जो टॉपिक आपसे मिस हुआ है, वो आप रिकॉर्डिंग में रात को देखकर कल दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, और उसमें जो आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। हाँ जी, ठीक है, ये तो ठीक और जैसे ठीक सपोज है। अगर आप कोई 3-4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, आप ये 3-4 दिन ले नहीं पाएंगे, तो आप काउंसलर को जो भी है, आप एक मैसेज डाल दो, आप बता दो कि मैं 3-4 दिन नहीं आ पाऊंगा, तो आपको 3-4 दिन की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो टॉपिक आपसे मतलब मिस नहीं होता है। आपको जो भी, आप जब भी एब्सेंट हैं, आपको उसका बैकअप और रिकॉर्डिंग दे दी जाती है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। प्लस हमारी तरफ से आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ऑप्शंस, फंडामेंटल, इन सब के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, सो दैट आपको ये भी पता रहे कि जो चीज़ क्लास में पढ़ाई जा रही है वो एक्चुअली आप उसको रीड भी कर सकते हो कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिटेल में, आप उसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो कैसे सेंड करोगे आप नोट्स का? वो सारी चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ ई बुक आपको मेल कर दी जाएगी। अच्छा, मेल करेंगे, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मेल पे दी जाएंगी, और सारी चीज़ें जो है आपको काउंसलर आफ्टर द सेशन एक्सप्लेन भी कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.